गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर आशा है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। शब्द और पद हम पढ़े थे पहले लेसन में। आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, पहले हम देखते हैं अनुस्वार क्या है। अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार का मतलब है स्वर के बाद आने वाले को हम अनुस्वार बोलेंगे। जैसे कि वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्यम या अंत में आता है। यह नासिक्य व्यंजन है। इसकी लिपि चिन्ह अनुस्वार कैसे होता है, हमारा शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी देकर किया जाता है। हम जानते हैं औंग मात्रा, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। औंग और अह तो हमारा हिंदी वर्णमाला में ये दो ठो अयोगवाह है, ठीक है। तो इसका मात्रा कुछ इस प्रकार होता है, हम लोग यूज करके पढ़ते हैं बचपन से। जैसे कि अंग से अंगूर पढ़ते हैं, अहंकार ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये क्या होता है, वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, बीच में। मध्यम मतलब बीच में या फिर अंत में ही आता है। ये नाक से उच्चारण होने के कारण इसको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, अनुस्वार को, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं किस तरह का और कहाँ कहाँ पर हम इसके प्रयोग करेंगे। पहला है, यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। हम लोग तुम लोग शायद पढ़े होंगे, कुछ होता है हमारा जो वर्णमाला में वर्ग क च ट त प, ये कुछ वर्ग है। हर वर्ग में उसका 5-5 करके लेटर को बांटा गया है। जैसे कि हम देखते हैं इधर क वर्ग में क्या आता है, पहले क ख ग घ व। फिर च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ। फिर ट वर्ग में क्या आता है ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग में आता है त थ द ध न। फिर प वर्ग में आता है प फ ब भ म। तो यदि स्वर रहित पंचम वर्ण मतलब हम इसको बोलेंगे, जैसे कि व न्य ण न एंड म। हर जगह पे ये जितने भी वर्ग है, क वर्ग में ये जो 5 है, इसके लास्ट मतलब पंचम अक्षर कौन है, व है। च वर्ग में वैसे पंचम अक्षर न्य है। ट वर्ग में पंचम अक्षर क्या है, ण। वैसे त वर्ग में न है एंड प वर्ग में म है। तो ये बोला है, अगर स्वर रहित मतलब अगर ये आधा करके आए तो इसके बाद जो व्यंजन क्या होता है, जो आता है उसके बाद हम जब लिखते हैं ना, उसके स्थान पर हम लोग उसके मात्रा का यूज करते हैं, अनुस्वार मात्रा का। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल देने से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि देखो गंगा, इधर जो व लिखा गया है वहाँ के नीचे एक हलन दिया गया है। जब हम हलन देते हैं मतलब ये स्वर के बिना ही आता है, इधर से पता चल जाता है, मतलब आधा व इधर आता है। गंगा, इधर व हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, गंग फिर जाके गा बोल रहे हैं। तो ये पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर के बाद भी वही वर्ग का एक लेटर आया है। देखो वहाँ इधर पंचम अक्षर है आया, और वही वर्ग में मतलब क वर्ग के अंदर है कि नहीं ग, तो ये ग उसके तुरंत बाद ही आया है वहाँ के बाद। इसीलिए ये जो वहाँ आधा बन इधर आया है, ये बिंदी बन के ऊपर को चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा गंगा। समझ में आया, क्योंकि ये क वर्ग का है पंचम अक्षर वहाँ, और इधर वहाँ आधा रूप में आया है, और तुरंत उसके बाद ना वही क वर्ग से ही एक लेटर इधर लगा हुआ है उसके बाद। इसीलिए इधर क्या हुआ है, बिंदी बन के वो आ गया, जिसके वजह से वो हुआ गंगा। फिर इधर दिखते हैं चंचल। इधर देखो न्य भी आधा होकर आ रहा है हमारा। न्य यही च वर्ग का पंचम अक्षर है, न्य है कि नहीं। तो अगर न्य आधा आया और उसके तुरंत बाद च फिर आया है, तो इधर च क्या है, वही च वर्ग के अंदर ही आ रहा है च। तो न्य और च, इधर न्य आधा आया
तो न्य इधर ऊपर को क्या बन के आएगा, बिंदी बन के आ जाएगा, मतलब मात्रा बन गया इधर चंचल। समझे। वैसे इधर पंडित, पंडित जो लिखा गया इधर ण आधा होकर आया है। देखो ये ट वर्ग में ण इसका पंचम अक्षर है और उसके तुरंत बाद जो ड यूज हुआ है ना, यही वर्ग के अंदर आता है, ट वर्ग के अंदर इधर ड आता है। तो तुरंत इसके लिए इधर क्या हुआ, इधर जो आधा इधर था ण, ये भी बिंदी बन के उसके पहले लेटर के ऊपर आ गया, मतलब इधर प के ऊपर लगा, मतलब पंडित। ठीक है। वैसे दंत इधर नौ आधा आया है। देखो नौ भी त वर्ग का पंचमाक्षर में है कि नहीं। तो इसके तुरंत बाद देखो नौ तो आधा आया तो है ही, और उसके बाद ना वही वर्ग का त यूज किया गया है। देखो त यूज हुआ, जब त का यूज हुआ इधर, मतलब इधर क्या होगा, नौ इधर मात्रा बन के ऊपर आएगा, द के ऊपर बिंदी बन के लगा तो वो बन गया दंत। बिल्कुल वैसे पंप, इधर म आधा आया है देखो, और ये प वर्ग में म इसका पंचम अक्षर है कि नहीं। तो फिर क्योंकि इधर म आधा आया है और उसके तुरंत बाद फिर वही वर्ग का एक आया है जो कि प है, तो इसीलिए इधर म जो है बिंदी बन के, मतलब अनुसार मात्रा बन के ऊपर को आया है, मतलब पंप हुआ इधर। समझ में आया। तो इसे हम क्या जाने, यदि स्वर रहित मतलब स्वर के बिना पंचम वर्ग के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में वही पंचम वर्ग के स्थान पर अनुसार का प्रयोग होता है। समझ में आया ये। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं, स स ह। ये मुंह से थोड़ा बोल के दिखो, ये चारों लेटर को देखना, हमारे मुंह से ना घिसने के वजह से कुछ गर्माहट जैसे फील होगा। ऊष्म मतलब गर्म, तो ये गर्माहट जैसा महसूस हो रहा है, जिसके वजह से इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से पूर्व अगर इसके पहले अनुसार ना, इसके पहले अगर लग रहा है तो उधर क्या होगा, उसका मूल रूप में ही आएगा, वास्तविक रूप में ही वो रहेगा, मतलब वही अनुसार बन के ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रहे हो, बंस, इधर देखो श के पहले ही आ रहा है उच्चारण। हम जब कर रहे हैं बंस, तो श के पहले ही उच्चारण आ रहा है, तो इधर स के पहले ही बिंदी हम बिठाए, मतलब ये ऊष्म व्यंजन के पहले आया बंश। वैसे हंस श के पहले, अंशु ये भी इसके पहले ही है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होता है जो कि ऊष्म व्यंजन के पहले अगर उच्चारण में अनुसार मात्रा का प्रयोग होता है तो लिखने के टाइम पर भी वो अनुसार अपने वास्तविक रूप में आता है। समझे। फिर आता है नंबर 3 वाला पॉइंट है, शम उपसर्ग के बाद अंतस्थ य र ल व, ये 4 ठो लेता है हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या है, हमारे पूरा अंदर से जो हम बोलते हैं, बोलने के टाइम पर अंदर से बोलने के जैसा महसूस होता है, तो वो है अंतस्थ व्यंजन। और ये शम उपसर्ग के बाद अगर आता है या फिर ऊष्म व्यंजन, दोनों के बाद, देखो शम उपसर्ग के बाद चाहे वो अंतस्थ व्यंजन हो या फिर चाहे ऊष्म व्यंजन हो। ऊष्म व्यंजन अभी मैं ऊपर में भी बताई, श श श ह आए तो निश्चित रूप में म के स्थान पर अनुसार का ही प्रयोग होता है, क्योंकि हम जब बोलते हैं म उधर नहीं बोला जाता है, तो उधर प्रयोग होता है क्या, म के जगह पर हमारा अनुसार का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देखो, शम उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है उपसर्ग होता है, ठीक है। तो शम प्लस यम संयम, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस वाद संवाद, शम प्लस सार संसार। दिख रहे हो इधर, संयम संलाप संवाद संसार। इधर प्रोनाउंसिएशन ओबियसली सम होता है इसके पहले, इसके उपसर्ग में शम लगा है, लेकिन बोलते भी हम वही है, संयम नहीं बोलते कोई, संयम बोलते हैं, संलाप बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, संसार बोलते हैं, बोलते तो वही है, लेकिन हम लिखते हैं इसमें मात्रा देकर। क्या मात्रा बैठता है इधर, म यूज नहीं होता है, उसके बदले हम लोग बिंदी या फिर अनुसार मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर 4 नंबर पॉइंट आया, शब्द के अंत में अनुसार की स्थिति। अगर शब्द के लास्ट को मतलब बाद में, अंत मतलब आखिर में, अगर अनुसार की क्या स्थिति होती है। शब्दांत में म अनुसार के रूप में
लिखा जाता है। अगर लिखने के टाइम पर, अभी तो हम बोले ये वाला शम था, लेकिन ये था क्या, उपसर्ग के रूप में था। लेकिन ये जो आगे हम पढ़ेंगे म, आखिर में अगर म बोला जाता है तो लिखने के टाइम पर हम इसको म नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, ऐसा अनुस्वार मात्रा बैठेगा। देखिए जैसे कि स्वयं, हम बोलने के टाइम पर स्वयं बोलते हैं, अहं बोलते हैं, अहम भी बोलते हैं, ओम बोलते हैं। बोलने के टाइम पर म प्रोनाउंस होता है कि नहीं लास्ट को, लेकिन लिखने के टाइम पर हम लोग क्या देते हैं, इसमें अनुस्वार का यूज किया जाता है। मतलब शब्द के अंत में अगर म आता है तो म के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, अनुस्वार मात्रा का यूज करते हैं। समझे? तो ये तो था। और अनुस्वार किन स्थिति में नहीं लगाया जाता, कौन सी स्थिति में ये नहीं लगेगा, जैसे कि जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक्य व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं या पंचमाक्षर द्वितीय रूप में प्रयोग होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। मतलब है जो शब्द में अलग अलग नासिक्य व्यंजन, अलग अलग व्यंजन एक साथ अगर आ जाता है तो, या फिर पंचमाक्षर जो मैं अभी बताई, पंचमाक्षर बताए ना, वो हर जो होता है आखिर का व, न्य, ण, न, म, ये सब क्या है, पंचमाक्षर होता है। या फिर पंचमाक्षर हो डबल होके आएगा, द्वितीय रूप मतलब डबल होके आए, या फिर नासिक्य व्यंजन अलग अलग हो लेकिन एक साथ आए, तब जाके अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं इधर समझाती हूँ, आप अच्छी तरह समझ में माने आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम्पल देखने से। देखो जैसे कि चिन्मय, इधर न है, एक अलग वर्ग का न है और म है, न अलग से और म अलग से आ रहा है, लेकिन अलग भिन्न भिन्न व्यंजन है जो कि एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए ये चिन्मय ऐसा लिखा जाता है। लेकिन इधर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, चिन्मय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो ऐसे ही होगा। जैसे कि जन्म, देखो न और म, न अलग वर्ग का है, म अलग वर्ग का व्यंजन है, ठीक है। न कहाँ पर आता है और म कहाँ पर आता है, इधर देखो न हमारा आता है त वर्ग में आता है और म कहाँ पर आता है, प वर्ग में आता है। तो ये अलग है, ये अलग वर्ग के हैं और ये अलग वर्ग का है, लेकिन अलग अलग वर्ग अगर एक साथ आता है तो भी इधर क्या होता है हमारा, इधर प्रयोग ऐसे ही होगा, इधर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है संपन्न, इधर देखो ये न और न दो बार सेम व्यंजन ही इधर आया है, ये पंचमाक्षर है और ये एक साथ आया है, डबल होके आया है, द्वितीय होके आया है, द्वितीय रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इधर भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये न को हटाते नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा इधर, और बिंदी नहीं बैठता, मतलब अनुस्वार नहीं लगेगा, ऐसे ही रहेगा, संपन्न रहेगा। फिर उन्नति में भी बिल्कुल सेम है, न डबल होके आया है, ठीक है, तो इसलिए इधर भी बिंदी नहीं बैठेगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इधर देखो उन्मुख, न अलग और म अलग है, न अलग वर्ग का है, म अलग वर्ग का व्यंजन है, ठीक है, लेकिन इधर मिक्स होके आया है, इसलिए इधर भी बिंदी नहीं लगता। देखो सन्मार्ग, इधर भी न और म अलग अलग है, इधर उम्मीद लेकिन डबल रिपीट हो रहा है, देखो म इधर रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इधर भी नहीं लगा। यही सब कुछ एग्जाम्पल्स है, ये दिखने से हमें पता चल जाता है। तो इसे हमें क्या पता चला, जिन शब्द में भिन्न भिन्न नासिक्य व्यंजन, अलग अलग नासिक्य व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं या फिर पंचमाक्षर द्वितीय रूप मतलब डबल होके आता है, तब जाके अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब निषेध इधर होता है ये। फिर आता है यदि पंचम वर्ण क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पंचम वर्ण। कौन सा पंचम वर्ण, य व और ह, ये तीनों के पूर्व आता है, तो यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आए तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता, बल्कि वही पंचाक्षर अपने पंचमाक्षर क्या करता है, अपने मौलिक रूप में ही लिखा जाता है। जैसे कि देखो इधर अन्य, पुण्य, तुम्हें, फिर समन्वय, इधर देखो य का यूज हुआ, इधर देखो न अलग है और य अलग है इधर, लेकिन य के पहले इधर क्या आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, एक पंचम वर्ण है कि नहीं, न, तो ये अगर आ रहा है किसके पहले, य के पहले अगर आया तो ये ऐसे ही रहेगा, इधर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया। इधर देखो ण अलग वर्ग का है, पंचमाक्षर है ण, लेकिन य नहीं है, य के पहले इधर ण यूज हुआ, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, इधर भी हमें अनुस्वार के मात्रा का यूज नहीं कर सकते। तुम्हें पे देखो म भी एक पंचमाक्षर है, लेकिन
क्या हुआ इधर, म इधर पंचमाक्षर है, लेकिन इधर ह के पहले ही, ह के पहले अगर आया है तो इधर भी बिंदी का यूज़ नहीं किया गया, म के बदले बिंदी का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे समन्वय पे भी देखो इधर न, न एक पंचम वर्ण है, किसके पहले आया है, व के पहले, जो कि ये अभी अभी मैं बोली य व और ह, ये तीनों के पहले अगर कहीं भी जगह पे, कहीं भी शब्द पे ये तीनों के पहले कोई भी पंचम वर्ण आता है और उसके साथ चिपक के लिखना है तो हमें इधर अनुस्वार का यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका रूल है, ठीक है। तो ये तो था अनुस्वार का। फिर आया हमारा अनुनासिक, जिसको हम चंद्रबिंदु भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, जब हम कुछ बातें माने स्वर के उच्चारण जब हम करते हैं मुंह के साथ साथ ना हमें नाक की भी यूज करना पड़ता है, तो वैसे जगह पे ना अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक का तो हमें पता है चिन्ह क्या होता है, चंद्रबिंदु, जो कि इस तरह का कुछ होता है कि नहीं। अच्छा, तो इसका कुछ बारे में इसका जानते हैं, क्या है। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर अनुस्वार की प्रयोग होता है। शिरोरेखा के ऊपर मतलब देखो आकार मात्रा के बाद दिखते हैं, छोटी ई मात्रा जब हम देते हैं, इधर मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। छोटी ई मात्रा ऐसे होता है, फिर बड़ी ई, फिर छोटी बड़ी ई, ऐसे कुछ ए मात्रा हो या फिर ओ ई मात्रा हो, फिर ओ मात्रा हो, या फिर क्या होता है ओ मात्रा हो। हाँ, इस तरह का जब हम मात्रा का कुछ देते हैं, ये क्या करता है हमारा शिरोरेखा के ऊपर इसका आ जाता है ये, ठीक है। जब शिरोरेखा मतलब किसको बोलते हैं, जब हिंदी हम लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे करके हम एक डंडा खींचते हैं, गार खींचते हैं, उसको ही हम शिरोरेखा बोलते हैं। ये सब मात्रा ना शिरोरेखा ऊपर में ही आएगा, जिसके वजह से कुछ हिंदी विशेषज्ञ कुछ बोले हैं कि ये मात्रा जब हम यूज करते हैं ना ऊपर में, उच्चारण बेशक ये होगा, अनुनासिक का उच्चारण होता है, लेकिन हम लिखने के टाइम पर ना उधर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, ये सब क्यों होता है कि जगह की कमी के वजह से, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी इस तरह का होता है, शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा ऐसे चढ़ जाता है तो उधर अनुस्वार ही यूज होता है, क्योंकि इधर चंद्रबिंदु के लिए उपयुक्त माने पर्याप्त जगह नहीं होते हैं, जगह के कमी के वजह से अनुस्वार लगाया जाता है उधर। जैसे कि एग्जांपल देखो, खींचाई, इसको हम जब बोलते हैं ना खींचाई, इधर प्रोनाउंसिएशन तो खींचाई होता है, खिंचाई नहीं होता है। इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, ऐसे ई का ऐसे प्रोनाउंस होता है ई का, लेकिन हम देते हैं क्या, ऐसे अनुस्वार देते हैं इधर। लेकिन होता क्या है, चंद्रबिंदु इधर होता है, उच्चारण हमारा चंद्रबिंदु का ही आता है, सिंचाई खींचाई ऐसे आता है, ई करके आता है, लेकिन हम देने के टाइम पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वैसे ईंट, खींचना, छींकना, इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इधर भी ये प्रयोग होता है। देखो ई आ रहा है कि नहीं, दीर्घई मतलब बड़ी ई की मात्रा का ई चंद्रबिंदु बल के प्रोनाउंस होता है, लेकिन लिखने के टाइम पर हम क्या देते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वैसे मैं, इधर सेंकना, ये क्या है, ये भी है हमारा शिरोरेखा के ऊपर ही मात्रा है, ए की मात्रा आता है, ए ऐसे प्रोनाउंस होता है हमारा, ए करके मैं सेंकना, लेकिन सेंकना नहीं लिखते हैं कि मैंग बोल के नहीं बोलते हम लोग, लेकिन लिखने के टाइम पर अनुस्वार का प्रयोग ही होता है। वैसे मैं और कैंची, इधर देखो ओई मात्रा का यूज किया गया है, इसका ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे यूज नहीं करते। कैसे देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ये वाला ऐसे नहीं दिया जाता, चंद्रबिंदु के लिए जगह नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग अनुस्वार का प्रयोग इधर करते हैं, किसके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर। फिर आता है गोंद, देखो ओंठ, देखो ये भी वैसा है, ये प्रोनाउंस हमारा जाता है ओ के ऊपर चंद्रबिंदु का आ रहा है हमारा प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, चंद्रबिंदु का यूज नहीं करके हम लोग अनुस्वार का यूज करते हैं। वैसे पौछा, कौंधना, दिख रहे हो, तो इधर भी ओ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चंद्रबिंदु देना चाहिए, जो कि हम ऐसे लेकिन नहीं दिया जाता है। दिया कैसे जाता है, ऐसे दिया जाता है। तो ये वाला जो है इधर का, ये सब सही होता है, इस तरह का यूज किया नहीं जाता। समझ में आया। तो ये था अनुनासिक और अनुस्वार के बीच में कुछ डिफरेंस, और उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ में, आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है,
इसका नोट्स तो लिखना ही है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।